हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो आप लोगों ने पहले जो पढ़ाया है वो होप सो फॉलो किया होगा। एल्यूमिनियम हमने पढ़ा था। आज हम लोग नया देखेंगे। आज हम लोग कॉपर के बारे में देखेंगे कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, कॉपर का फॉर्मूला क्या है? Cu, है ना। अब इसका एक्सट्रैक्शन देखना है हमें। एक्सट्रैक्शन देखेंगे हम तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉपर के जो जनरली होता है, अगर ओर्स देखें तो और कौन से होते हैं, कहाँ पे ये ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो कॉपर का जो ओर है, मतलब ओर के नाम मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉपर कहाँ मिलता है। तो मोस्टली ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और आपका ऑस्ट्रेलिया और भी मतलब काफ़ी सारी, रशिया हो गया, इन जगह पे ये पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये किस फॉर्म में पाया जाता है? कॉपर में इम्प्योरिटीज़ जनरली जो पाई जाती हैं वो आयरन और सल्फ़र, ये दो इम्प्योरिटीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट रहती हैं और ये इसमें पाई जाती हैं। ये जनरली रॉक्स के फॉर्म में मिलता है, मतलब ओर तो रहेगा लेकिन वो ओर जो रहेगा वो रॉक्स के फॉर्म में रहेगा। तो कुछ तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि जो रॉक्स या चट्टानें होती हैं वहीं से कर लिया जाता है, लेकिन वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता, तो इसलिए उसको हम लोग फैक्ट्रीज़ वगैरह में, इंडस्ट्रीज़ में एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसकी अगर साइट देख लें या अकरेंस देख लें तो क्या मतलब ये तो वर्ल्ड वाइड में है, लेकिन हमारे यहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारे यहाँ जैसे कि राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, उसके अलावा आपका आप बोल सकते हो बिहार, ठीक है, ये इन जगहों पे पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है? रॉक्स, मतलब रॉक के फॉर्म में होता है और उसमें आयरन और सल्फाइड जो रहता है वो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में होते हैं। इसके ओर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ओर आप याद नाम रख लीजिएगा। जैसे कि एल्यूमिनियम का क्या था? बॉक्साइट और एल्यूमिना था, ऐसे और भी थे, उसके फ्लोर्सपर था और कैरोलाइट था। तो ये सारे क्या थे? उसके और थे। अब इसका देख लेते हैं तो इसके क्या है? इसका और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट और जो है वो है कॉपर पाइराइट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट में पाया जाता है। कॉपर पाइराइट जो है जनरली हमें कॉपर पाइराइट से ही अभी एक्सट्रैक्शन देखना है, ठीक है। इसके बाद होता है मैलाकाइट, ठीक है, फिर आता है चाल्को पाइराइट, ठीक है। मतलब ये सारे क्या है? ओर्स के नाम हैं, आपको पता होना चाहिए कि कॉपर के कौन कौन से ओर होते हैं। इसके बाद मैलाकाइट भी होता है, चाल्कोपाइराइट होता है, एक होता है क्यूप्राइट, ठीक है, और एक होता है एजोराइट। ये सारे क्या हैं? कॉपर के ओर हैं। तो ये नाम आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है कि कॉपर पाइराइट या मैलाकाइट या चाल्कोपाइराइट, क्यूप्राइट, एजोराइट जो हैं वो किस चीज़ के ओर हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसके हैं? कॉपर के ओर हैं। अब देखते हैं इनका एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन जो है वो मतलब कॉपर का जो है एक्सट्रैक्शन वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहली स्टेप आती है कंसंट्रेशन, ठीक है। सेकंड आती है रोस्टिंग, थर्ड आती है स्मेल्टिंग, फोर्थ है बेस्मराइजेशन जिसमें से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिफ्थ आती है आपकी रिफाइनिंग आप बोल सकते हो। रिफाइनिंग में भी बहुत सारी प्रोसेस हैं। रिफाइनिंग हम देखेंगे, रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर है, ठीक है, उसमें भी 2 प्रोसेस हैं, वो हम देखेंगे 1 बाय 1। तो एक्सट्रैक्शन सबसे पहले ओर का कैसे किया जाता है? पहली मेथड है कंसंट्रेशन कैसे होगी? क्या करते हैं? जो ओर रहता है, ठीक है, ओर लिया जाता है। ओर लिया हमने, स्टेप वाइज देखिएगा, एक एक करके मैं बता रही हूँ। अगर आप चार्ट के थ्रू याद रख सकते हैं तो चार्ट के थ्रू जैसा मैं समझा रही हूँ वैसे आप याद रख सकते हो, या फिर उसको आप पैराग्राफ वाइज जैसे बुक में दिया है उस तरीके से भी आप पढ़ के देख सकते हो। तो और जो रहेगा हम किसका हम लेंगे? किसका? कॉपर और,
ठीक है, कॉपर का ओर लिया हमने, कौन सा ओर लेंगे और सबसे ज़्यादा अबंडेंट में कौन सा है, कॉपर पायराइट, ठीक है, वो ले लिया, कॉपर का ओर लिया, उसको क्या करते हैं, पाउडर करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में लिया, ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल फाइन कर लिया, एंड देन उसको फिर पुट किया किस में, पुट इन वाटर टैंक, वाटर के टैंक में डाल दिया। फिर इसमें ऐड करते हैं, ऐड सम टर्पेंटाइन, या फिर आप बोल सकते हो यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस का जो होता है यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है, ये दो चीज़ें, या तो टारपीन आप बोल सकते हो इसको, टारपीन का या यूकेलिप्टस का ऑयल आप इसमें ऐड करोगे, मतलब जो वाटर टैंक में आपने क्या डाला है, कोर जो कॉपर का जो ओर था वो पाउडर्ड फॉर्म में, उसमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा टर्पेंटाइन बोल सकते हो, टारपीन बोल सकते हो ये हिंदी में, एंड यूकेलिप्टस का ऑयल डालोगे। फिर क्या करोगे, इसको मिक्स करोगे, मिक्स करते हैं हम जब, तो मिक्स कैसे करेंगे, शेक करके, शेक, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में इसको बहुत विगरसली आप बोल सकते हो, बहुत तेज़ी से क्या किया जाता है, शेक किया जाता है। तो जितनी भी मतलब लाइट इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, लाइट, दो चीज़ें होती हैं, एक कि लाइट इम्प्योरिटीज सारी जो रहेंगी वो फोम के फॉर्म में ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, फॉर्म में ऊपर ऊपर तैरने लगेंगी, और जो हाई रहेंगी, हैवी वेट वाली रहेंगी, वो सेटल्ड हो जाएंगी कहाँ पे, नीचे, सेटल डाउन, क्या सेटल डाउन हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज़, ठीक है, ये प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हम और भी बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। अगर कॉपर का आपको और का एक्सट्रैक्शन निकालने को आता है तो आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होती है, तो उसको कंसंट्रेशन भी बोला जाता है। इसमें क्या है, बहुत इजी प्रोसेस है, पाउडर्ड किया जाता है, और को वाटर टैंक में डाला जाता है, उसके बाद टारपीन या यूकेलिप्टस का ऑयल डाला जाता है और मिक्स किया जाता है, जिससे लाइट फोम ऊपर जाती है, तैरने लग जाती है फोम के फॉर्म में, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे सेटल्ड हो जाती हैं। इसको फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस भी हम कहते हैं। अब हम देखते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है, अब जो हमने क्या लिया था, हमने जो और हमारा निकला, मतलब जो कंसंट्रेटेड हो गया, अब जो कंसंट्रेशन प्रोसेस हुई तो वो कंसंट्रेटेड और कहलाएगा, तो कंसंट्रेटेड और बोलेंगे अब आप इसको, ठीक है, कंसंट्रेटेड और। अब ये कंसंट्रेटेड और का हमें रोस्टिंग करना है, ठीक है, क्या करते हैं हम, रिवर्बटरी फर्नेस होता है, ठीक है, एक मतलब बोल सकते हो एक भट्टी होती है, फर्नेस मतलब भट्टी होती है, तो उस रिवर्बटरी फर्नेस में हम इसको ऐड करेंगे, फर्नेस, ठीक है, और फिर इसमें क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। इसको क्या किया जाता है, रिवर्बटरी फर्नेस में डाला जाता है, लो टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, एयर की, प्लस एयर की प्रेजेंस में, एयर प्रेजेंस में। उससे क्या होता है, जितनी भी क्या होती हैं इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एयर की प्रेजेंस में, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो एयर की प्रेजेंस में वो क्या करने लगती हैं, ऑक्साइड्स बनाने लगती हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फ़र रहेगा तो वो ऑक्सीजन रहेगी तो सल्फ़र के साथ SO2 बना लेगा, फॉस्फोरस रहेगा ऑक्सीजन के साथ वो क्या बना लेगा, इसको आप बैलेंस कर लेना, P2O5 बना लेगा, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और भी सारी इम्प्योरिटीज़ जो रहेंगी वो ऑक्साइड्स बना लेंगी। कंसनट्रेटेड ओर में जब हम इसको हीट करते हैं, किसको, रोस्टिंग में जब कंसनट्रेटेड ओर को हीट किया जाता है तो इसमें हीट करने से क्या होता है, इसमें हमारा कॉपर पायराइट जो है, आप बोल सकते हो ये जो कॉपर पायराइट है, ये कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होगा, CuFeS2। ये कॉपर पायराइट जो रहता है, ये रिएक्शन लिखना आपको ज़रूरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है, ठीक है, मतलब ये भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन होकर ये क्या बनाएगा, Cu2S प्लस रोस्टिंग में जो हमारा रोस्टेड ओर था, ठीक है,
फर्नेस पे वो इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर लेंगे, फ्लोट जो कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड की थी उसको अलग कर लेंगे, और इम्प्योरिटीज़ जो रहेंगी वो रिवर्बरेटरी फर्नेस पे ऊपर आ जाएंगी, तो उसको भी हम स्कीम्ड ऑफ कर लेंगे। अब क्या करते हैं, जो रोस्टेड ओर रहेगा आपका, रोस्टेड ओर, ठीक है, स्मेल्टिंग में इसके साथ मिक्स किया जाता है कोक मिलाया जाता है, साथ में सम अमाउंट में सैंड मिलाई जाती है, ठीक है, और फिर कुछ इसको हीट दी जाती है, ठीक है, मतलब रोस्टेड ओर ले लिया, कोक लिया, सैंड ली और हीट लिया, ठीक है। अब ये स्मेल्टिंग प्रोसेस करनी है, तो इसमें क्या होगा, स्मेल्टिंग प्रोसेस में जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा जो Cu2 था, CuFeS2 ये जो था ये टूटा था आपका किसमें, Cu2S प्लस SO2 में, राइट, इसमें टूटा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आयरन भी प्रेजेंट है, तो आयरन का भी यहाँ पे ऑक्साइड्स या ऑक्साइड सल्फाइड वगैरह सल्फाइड बनाना ज़रूरी है। तो वो कैसे बनेंगे, मतलब आयरन का निकलना भी ज़रूरी है। तो क्या होता है, जब ये प्रोसेस होने लगती है, मतलब कोक के साथ सैंड के साथ जब ये हीट होने लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। एक होता है क्यूप्रस सल्फाइड और एक होता है फेरस सल्फाइड। ये दो चीज़ें बनती हैं, क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S और फेरस सल्फाइड FeS। ये दो चीज़ें इन पे इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये स्मेल्टिंग में बनती हैं। इन दोनों के मिक्सचर को मैटी बोला जाता है, ठीक है। मैटी जो है स्मेल्टिंग में बनता है, स्टेप जो होती है कॉपर की, जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मैटी स्मेल्टिंग में बनता है, और क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिक्सचर होता है। इसी मैटी को हम आगे जाके बेसमराइजेशन में यूज़ करने वाले हैं। मैटी का मतलब होता है जब क्या हो कि आयरन की कंसंट्रेशन कैसी होने लगे, आयरन सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा, क्यूप्रस सल्फाइड की कंसंट्रेशन आयरन सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम और क्यूप्रस सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा। मतलब समझ जाओ कि आपका जो कॉपर है वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इम्प्योरिटी से फ्री होता जा रहा है। तो ये रिएक्शन आप लिखेंगे किस में, रोस्टिंग में। मैं एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप इसका क्या करते जाना, चार्ट बनाते जाना, जिससे क्या होगा आपको इजीली याद हो जाएगा। अब देखते हैं बेसमराइजेशन। बेसमराइजेशन क्या होता है, बेसमराइजेशन में जनरली एक फर्नेस इस तरीके का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरीके का फर्नेस, मतलब भट्टी आप बोल सकते हो, एक तरीके की यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, कन्वर्टर रहता है, इसको बोला जाता है बेसमर कन्वर्टर, ठीक है। ये बनता काहे से है, बेसमर कन्वर्टर जो रहता है, बेसमराइजेशन प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं अभी। तो इसमें क्या होता है, बेसमर जो कन्वर्टर होता है ये बना होता है किससे, स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है। स्टील का बना हुआ रहेगा, प्लस इसमें यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग थोड़ी सी सैंड जिसमें सिलिका रहेगी प्रेजेंट, ठीक है, और प्लस एयर, हॉट एयर, ठीक है। कौन सी एयर, हॉट एयर हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये होल्स बने हुए हैं, इन होल्स से कुछ निकलती जाएगी और कुछ उसमें कन्वर्टर में अंदर जाती है। अंदर हमने क्या भर दिया है, अंदर हमने मैटी भर दिया है। मैटी हमारा कहाँ से आया है, स्मेल्टिंग प्रोसेस से आया है। और ऊपर एक लिड लगी रहती है जो कि ओपन कर सकते हैं और उसमें से निकाल सकते हैं। साथ में इंटरनल यहाँ पे अंदर के साइड में हम क्या करेंगे, कोटिंग भी करेंगे। कोटिंग किस चीज़ से करेंगे, कोटिंग करेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड से या मैग्नीशिया से। मैग्नीशिया मतलब MgO, मतलब दोनों से कर सकते हैं कोटिंग, या तो कॉपर ऑक्साइड से कर लो या मैग्नीशियम ऑक्साइड से कर लो। इससे हम इसकी क्या कर देते हैं, इंटरनल साइड में कोटिंग कर देते हैं। ये हमने लिया, मतलब बेस में कन्वर्टर ले लिया, इसमें मैटी हमने पुट कर दिया है, हॉट एयर इसके अंदर जा रही हैं। तो रिएक्शंस कैसी होंगी, रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं क्या रिएक्शंस होंगी जनरली। जब आपका बेसमर कन्वर्टर यहाँ पे Cu2S प्लस FeS, ये दो चीज़ें थी हमारी मैटी, ये जब अंदर जाएंगी तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगी 1 बाय 1। तो 1 बाय 1 कैसे रिएक्शन करेंगी, जैसे कि आयरन सल्फाइड है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो ये क्या करेगा,
आयरन सल्फाइड है, आयरन अलग निकलेगा, ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके बाद ये आयरन ऑक्साइड क्या होगा, ये आयरन ऑक्साइड इसमें प्रेजेंट जो भी सिलिका रहेगा उससे रिएक्शन करेगा, SiO आप बोल सकते हो, O2 या O3 ले सकते हो। फिर इसके बाद ये जब आयरन इससे रिएक्शन करता है आयरन ऑक्साइड तो क्या होगा, ये FeSiO3 ये होता है स्लैग, ये स्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब कॉपर भी देखेंगे हम, कॉपर सल्फाइड का क्या हो रहा है, क्यूप्रस सल्फाइड का, अभी हम फेरस सल्फाइड का देख रहे हैं। जितना भी इसमें क्या होगा, मैटी को जैसे जैसे हीट किया जाता है, मतलब ये हॉट एयर की प्रेजेंस में, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वहाँ पे कुछ चेंजेस होने लगते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ जो रहती हैं वो ऊपर आने लगती हैं। किस फॉर्म में आती हैं, सबसे पहले आयरन ऑक्साइड, आयरन फेरस सल्फाइड का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है या ऑक्सीडेशन आप बोल सकते हो। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आयरन फेरस ऑक्साइड बनाता है। फेरस ऑक्साइड जितनी भी यहाँ पे सैंड हम लोग पास कर रहे हैं, सैंड मतलब सिलिका जिसमें प्रेजेंट रहेगी, तो वो सिलिका से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, स्लैग बना लेगा और फिर ये क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। फ्लोट करेगा तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्टर को थोड़ा सा तिरछा करके स्कीम्ड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। इसको मतलब निकाल लिया जाता है, ऊपर से इम्प्योरिटीज़ को छान लिया जाता है। अब बचा क्या हमारा, अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं Cu2S, कॉपर सल्फाइड है, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। मेन कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई अदर केमिकल सब्सटेंस यूज़ नहीं किया है, जो है सामने बस उन्हीं के ही बेसिस पे रिएक्शन हो रही है। एयर है तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उससे रिएक्शन हो रही है। सैंड में सिलिका प्रेजेंट है तो उससे रिएक्शन हो रही है। बस आपको नाम याद रखना है कि वो कंपाउंड क्या बन रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये इससे रिएक्शन करी तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा इस तरीके से। फिर ये कॉपर ऑक्साइड जो रहेगा Cu2O प्लस Cu2S कॉपर, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या होगा, कॉपर अलग निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा। इस तरीके से कॉपर का मतलब क्या हो रहा है कि गैसेस के फॉर्म में अलग अलग सारे ऑक्साइड्स बना के निकलते जा रहे हैं और इम्प्योरिटीज़ अलग होती जा रही हैं और कॉपर हमारा, प्योर कॉपर हमारा अलग होता जा रहा है। ये हो रहा है। अब पता कैसे चलेगा कि कॉपर प्योर हो गया, जब क्वांटिटी कॉपर की कहाँ हो, इसमें बढ़ने लगे, मतलब मैटी से सिर्फ कॉपर ही कॉपर बचने लगे, इम्प्योरिटी सारी फ्लोट होके ऊपर से हटने लगे। तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे ऊपर क्या होती है, ग्रीन कलर की ग्रीन फ्लेम हमें दिखाई देती है, ठीक है। ग्रीन सी कलर की फ्लेम आने लगती है, कॉपर जनरली ग्रीन कलर देता है, तो ग्रीन फ्लेम जैसे ही हमें दिखाई देने लगती है, हम यहाँ से सारा जो भी हम मटेरियल, हॉट एयर और जो भी सैंड वगैरह डाल रहे थे वो हम तुरंत स्टॉप कर देते हैं और फिर कन्वर्टर को थोड़ा सा तिरछा करते हैं, टिल्ट करते हैं और सारी जितनी भी हमारी कॉपर होती है उसको हम निकाल लेते हैं, तो वो उससे हमें प्योर कॉपर मिल जाती है। अच्छा, ये जो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, कभी कभी जब हम ये प्योर कॉपर हमारे पास आ गई, लगभग 98% प्योर होती है, ठीक है। अब इसमें इम्प्योरिटीज़ 2% तो इम्प्योरिटीज़ फिर भी बच गई। वो इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, वो ब्लिस्टर फॉर्म कर लेती हैं, ब्लिस्टर, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर उसको बोला जाता है। ब्लिस्टर कॉपर का मतलब होता है जो भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, जब हमारे पास प्योर कॉपर आएगी तो इसको हम कूल्ड करेंगे। कूल करने पे जो मेटल की सरफेस होती है, ये आपकी मेटल है, ठीक है, मान लो ये मेटल है, इस मेटल सरफेस पे क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बबल्स के फॉर्म में इस तरीके से आ जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी इम्प्योरिटीज़, ठीक है। ये इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म में आती हैं, बबल फॉर्म में, जिनको क्या बोला जाता है, ब्लिस्टर कॉपर बोला जाता है। अब इस ब्लिस्टर कॉपर को रिमूव करना है हमें, तो हम किसके थ्रू करेंगे, रिफाइनिंग ब्लिस्टर के थ्रू। रिफाइनिंग ब्लिस्टर में कुछ नहीं होता है, एंथ्रासाइट होता है। इस मेटल की प्लेट पे या इसी को आप थोड़ा सा हीट करोगे, मतलब ये आपकी जो निकली कॉपर, इसको या ब्लिस्टर कॉपर को, इसको जब आप हीट करोगे और इसके ऊपर एंथ्रासाइट की क्या करोगे, स्पार्कलिंग करोगे। एंथ्रासाइट एक कंपाउंड होता है, तो उससे जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऑक्साइड्स बना लेती हैं और रिमूव हो जाती हैं। और रिफाइनिंग प्रोसेस में ब्लिस्टर को रिफाइन जब करते हैं तो 99% हमें प्योर कॉपर मिल जाती है। तो ये था हमारा क्या, कॉपर का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ये इसमें आपको ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं हैं,
आपको सिर्फ कॉपर पायराइड जो है वो यूज़ करना है। कॉपर पायराइड में सिर्फ सल्फ़र और आयरन है। कॉपर पायराइड का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। कॉपर पायराइड का फॉर्मूला क्या है? CuFeS2। ठीक, ये कॉपर पायराइड का फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो भी 5 स्टेप्स हैं उनमें आपको आसानी रहेगी, कहाँ पे क्या कंपाउंड मिल रहा है ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। जैसे कि कंसंट्रेशन में हमें कंसंट्रेटेड ओर मिला था, उसको फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस कहा था। रोस्टिंग में हमें क्या हुआ था? रोस्टेड ओर मिला था। स्मेल्टिंग में हमारा क्या बना था? मेटी बना था। स्लैग हमारा बेसमराइजेशन में बना था। ब्लिस्टर हमारा लास्ट में बनता है, जिसको हम कूल एंथ्रासाइड के थ्रू कूल कर लेते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन प्रोसेस में कौन सी कंपाउंड यूज़ किए थे, स्मेल्टिंग में क्या आया था, बेसमराइजेशन में क्या आया था, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी होंगी। और कौन सा फर्नेस जो है, फर्नेस मतलब भट्टी होती है, या एक आप बोल सकते हो टैंक टाइप का होता है, उसको यूज़ किया किस में? जैसे कि रोस्टिंग में रिवर्बटरी यूज़ किया, बेसमराइजेशन में बेसमर यूज़ किया। तो अलग अलग जगह हम अलग अलग क्या होते हैं? फर्नेस यूज़ करेंगे। अब इस तरीके के फर्नेस और इस तरीके की आपको कंपाउंड्स, इस तरीके के डायग्राम्स आएंगे और उसमें इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस भी आएंगी कि क्या रिएक्शन एग्जैक्टली उसमें हो रही है, तो वो आपको याद रखनी होगी। तो ये था कॉपर का एक्सट्रैक्शन। अब देखते हैं जिंक का एक्सट्रैक्शन। जिंक के बारे में, जिंक जो रहता है, जिंक का फॉर्मूला Zn30 है ना, ये रहता है। अच्छा, कॉपर जो था, वो कॉपर जो अगर हम उसको देखते हैं तो वो कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट दोनों में पाया जाता है, लेकिन जिंक जो है वो हमेशा किस में? कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाएगा। मैंने कंबाइंड स्टेट और आपका फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट के बारे में बताया था। मतलब जो कंपाउंड्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, किसी से भी रिएक्शन कर लेते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट जो जल्दी से रिएक्शन नहीं कर पाते। तो दोनों में क्या है, दोनों का मतलब जैसे कि अगर आपको एक्सट्रैक्शन वगैरह करने के लिए या लिखने के लिए आता है कोई भी एक टॉपिक के राइट डाउन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, और तो इनका आपको फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट के बारे में बताना मैंडेटरी है। ठीक है, अब जिंक के बारे में देखते हैं। जिंक कंबाइंड स्टेट में होता है, तो ये ओर फॉर्म में ज़्यादा मिलता है। ओर फॉर्म में मिलेगा तो सबसे पहले मिलता है ये किस में? जिंकाइट के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला ZnO। ठीक है, फिर इसके बाद जिंकाइट के बाद आते हैं जिंक ब्लेंड के फॉर्म में। ठीक है, जिंक ब्लेंड ये होता है ZnS। ठीक है, फिर एक और होता है जिंक कैलामाइन के फॉर्म में होता है। तो कैलामाइन मतलब यहाँ पे आ जाएगी आपकी क्या? कार्बन। ठीक है, मतलब ZnCO3 ये इस फॉर्म में भी पाया जाता है, मतलब कार्बोनेट के फॉर्म में जिंक कैलामाइन इसको बोला जाता है। तो ये है क्या? इसके जिंक के ओर। अब इनके देखते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में 2 मेथड हैं, कार्बन रिडक्शन मेथड, ठीक है, और एक है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कुछ मेथड इसकी जो है जिंक की वो मिलती जुलती हैं किससे? आपके कॉपर से। जैसे कि कार्बन रिडक्शन मेथड है, तो कार्बन रिडक्शन मेथड में सबसे पहली जो रहेगी वो रहेगी आपकी क्या? जैसे ए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। ए अगर कार्बन रिडक्शन में देखें तो पहली क्या है? कंसंट्रेशन, मतलब वही आपकी जो कंसंट्रेटेड ओर बनाएगी। मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, ये वो हो गई आपकी। इसके बाद अगर जो दूसरी प्रोसेस थी वो क्या थी? रोस्टिंग। तो वो प्रोसेस भी इसकी सिमिलर ही रहेगी, मतलब इन द सेंस कि आपको जस्ट उसमें क्या करना है? कॉपर की जगह जिंक का यूज़ करना है। मतलब जिंक लेना है, पाउडर्ड फॉर्म में करना है, जिंक का ओर लेना है। अच्छा, जिंक का ओर कौन सा लेंगे? मोस्टली जिंक का ओर जो रहता है या तो जिंकसाइड यूज़ किया जाता है या जिंक ब्लेड यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन वो ZnS का ही पढ़ेंगे। तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या करेंगे आप? वही लेंगे, टैंक लेंगे वाटर का,
पाउडर करेंगे इसको, मतलब किसको, जिंक ब्लेंड को, और फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे तारपीन या यूकेलिप्टस का ऑयल डालेंगे, मिक्स करेंगे, शेक करेंगे, और उससे इम्प्योरिटीज़ जो ऊपर आएंगी उनको अलग, और हैवी इम्प्योरिटीज़ नीचे अलग आएंगी, उनको हम फिल्टर कर लेंगे। रोस्टिंग में हमने जिंक जो कॉपर का था उसमें लो टेम्परेचर पे हीट किया था, लेकिन यहाँ पे रोस्टिंग 900 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है, ठीक है। किसको, जिंक ब्लेंड को, ठीक है। इसको हीट करना है कितने पे, 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। और साथ में क्या करना है, रिवर्बरेटरी फर्नेस जो हमने उसमें यूज़ किया था वही फर्नेस हम इसमें भी यूज़ करेंगे, फर्नेस, ठीक है। वही फर्नेस इसमें यूज़ करना है। रोस्टिंग हो जाएगी। रोस्टिंग में क्या होगा, जब हीट करते हैं तो हीट करने से यहाँ पे ऑक्सीजन जितनी भी होती है उससे रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के कारण क्या होता है कि ये जिंक जो सल्फाइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ZnSO4 बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, ठीक है। ये जिंक सल्फेट और जाके क्या होता है, डिसोशिएट होता है, मतलब आगे जाके फर्दर टूटता है तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है, मतलब जिंकाइड बन जाता है, और SO2 गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये रोस्टिंग होती है। तो रोस्टिंग में ये दोनों चीज़ें लिखना आपको ज़रूरी है। हाई टेम्परेचर यूज़ होने के कारण यहाँ पे सल्फाइड्स का फॉर्मेशन होता है, जिंक सल्फाइड। अब आते हैं थर्ड प्रोसेस, वहाँ पे क्या थी, स्मेल्टिंग, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ पे रिडक्शन है। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन 3 तरीके से दिया गया है। सबसे पहला आता है बेल्जियन प्रोसेस, ठीक है। पहली है बेल्जियन, दूसरी है सेलिसियन, एक सेकेंड, पहली है बेल्जियन प्रोसेस, सेकंड है आपकी सेलिसियन प्रोसेस या मेथड आप बोल सकते हो, ठीक है। और थर्ड है आपकी वर्टिकल रिटॉर्ट प्रोसेस, ठीक है। ये 3 प्रोसेस हैं जिसमें से वर्टिकल रिटॉर्ट प्रोसेस जिंक की इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हम जब एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन में कुछ जो प्रोसेस हैं, जैसे कि हमने कॉपर का देखा था तो उसमें बेसमराइजेशन है ना। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें वर्टिकल रिटॉर्ट है। इस तरीके की जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताते जा रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, दैट मीन्स ये पूछा जाएगा। या तो डायरेक्ट आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक बाय दी वर्टिकल प्रोसेस के थ्रू पूछ लिया जाएगा, या वर्टिकल रिटॉर्ट मेथड क्या होती है, किसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसके थ्रू पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियन प्रोसेस। बेल्जियन प्रोसेस में क्या होता है, इस तरीके के रिटॉर्ट यूज़ होते हैं। ये बुक में आपके डायग्राम भी बना हुआ है, आप देख सकते हो बुक से। और ये इस तरीके से, ये बीच वाला जो रहता है ये होता है कंडेंसर, ठीक है। ये आपका रहता है रिटॉर्ट, ठीक है। और ये रहता है प्रोलॉन्ग। अब इसमें करते क्या हैं, जो भी हमारा रोस्टेड ओर आया, रोस्टेड ओर कौन सा आया हमारा, जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड बना लास्ट प्रोसेस में हमारा, ये जिंक ऑक्साइड हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। बेल्जियन प्रोसेस में 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो जिंक ऑक्साइड को हम ले लेते हैं, और एक लिया जाता है इसमें कोक। कोक का मतलब होता है रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, कार्बन की प्रेजेंस में। कोक जहाँ लिखा है दैट मीन्स वहाँ पे कार्बन आ गया, ये आप मान के चलो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 2 चीज़ें रख दी, एक जिंक ऑक्साइड रख दिया प्लस यहाँ पे कोक मिला दिया। कोक मतलब कार्बन, दोनों क्या करेंगे, इसको लगभग हीट किया जाता है। इस तरीके के जो कंपाउंड्स मतलब बेल्जियन प्रोसेस में इस तरीके जो रिटॉर्ट या फर्नेस यूज़ किए जाते हैं वो लगभग आप मान के चलो 50 से 60 एक साथ यूज़ किए जाते हैं क्वांटिटी में। मतलब इनकी जो बनाई जाती है प्रोसेस, ये इतने सारे एक साथ लगाए जाते हैं और उस 50 इनका जो क्वांटिटी होती है वो 50 से 60 होती है। अब इनको क्या किया जाता है, इनको किया जाता है हीट। हीट कितने पे किया जाता है, ये जो रिटॉर्ट हैं इनको हम कर रहे हैं हीट लगभग 1450 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे इनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। इतना टेम्परेचर इनको दिया जाता है। इतना टेम्परेचर देने से क्या होता है, आपका जितना भी जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, वो कोक प्रेजेंट है। कोक मतलब आपका कार्बन है। कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो जिंक अलग हो जाएगा
और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। ये रिएक्शन यहाँ पे होगी। ये आपको डायग्राम थोड़ा सा इसको बनाना प्लस ये रिएक्शन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड मतलब जिंकाइड की रिएक्शन कार्बन से हुई, कोक से हुई, तो जिंक बन गया सिंगल, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड जब गैस निकलती है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसमें बनती है, तो कैसा कलर देती है? ब्लू कलर देगी, मतलब ब्लू कलर के यहाँ पे फ्लेम्स मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होता है, जिंक बनने लगता है, मतलब इम्प्योरिटीज़ जब क्या होने लगती हैं, कार्बन जिंक से अलग होने लगती हैं, ऑक्साइड्स अलग होने लगते हैं और सिर्फ जिंक बचने लगता है, तो क्या होने लगता है, ये ब्लू कलर क्या होता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, चेंज इनटू या टर्न्स इनटू आप बोल सकते हो ग्रीन कलर। दैट मीन्स वहाँ पे जिंक आपकी प्योर होने लगी। तो जितनी भी जिंक यहाँ पे क्या होती है, जब जिंक आने लगी, और वो किस फॉर्म में आती है, वेपर फॉर्म में, ठीक है। वोलेटाइल आप बोल सकते हो, वेपर बोल सकते हो, मतलब लिक्विड फॉर्म में आती है। तो वो सारी कंडेंस होके इस बीच में, इसको स्पेल्टर बोला जाता है, इसको स्पेल्टर बोला जाता है। इस स्पेल्टर में कंडेंस होके जमा होने लगती है, ठीक है। और जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इस प्रोलॉन्ग में इम्प्योरिटीज़ के गैस के फॉर्म में यहाँ आके इकट्ठी होने लगेगी, या आप बोल सकते हो जमा होने लगेगी। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, दोनों को अलग करके, रिटॉर्ट और प्रोलॉन्ग को अलग करके कंडेंसर से अपना जिंक अलग निकाल लेंगे और उसको कंडेंस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जिंक को रिडक्शन मेथड या बेल्जियन प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं। सेलिसियन मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जस्ट ये होता है कि इसमें डी शेप का एक फर्नेस यूज़ किया जाता है, और वही प्रोसेस होती है कोक के साथ यूज़ कर लेते हैं, और वैसे ही कंडेंस करके उसको जिंक को अलग कर लिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्टिकल रिटॉर्ट है, तो हम इसको देखते हैं। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम किसका है, वर्टिकल रिटॉर्ट प्रोसेस का, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था वर्टिकल रिटॉर्ट प्रोसेस। आपको जो मैं डायग्राम बना रही हूँ या बुक में जो बने हुए हैं, उसमें जो केमिकल रिएक्शन जिस मेथड में यूज़ हो रही हैं या लिखी जा रही हैं, तो आप प्लीज़ उनको राइट डाउन करें, बार बार डायग्राम्स को बना के देखें, प्लस उनकी लेबलिंग करें, तो जिससे कि आपको याद रहेगा। तो वर्टिकल रिटॉर्ट मेथड क्या है, ये इस टाइप की मेथड है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम यूज़ करते हैं आपका रोस्टेड ओर, ठीक है। ये एक फर्नेस है, ठीक है, भट्टी है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली, मतलब आप बोल सकते हो मोस्टली आप इसको यूज़ करते हो, किसके लिए मोस्टली यूजेबल है, किसके लिए, जिंक के एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वर्टिकल रिटॉर्ट मेथड, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो रोस्टेड ओर लेंगे हम, और क्या लेंगे, कोक, ठीक है। रोस्टेड और कोक का मिक्सचर लेंगे, जो कि हम इसमें डालेंगे, ये पूरे फर्नेस में। इसको क्या किया जाता है, इसको लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है, मतलब हीट किया जाता है। 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस फर्नेस को हीट किया जाता है। अब रोस्टेड ओर और कोक हमें पता ही है, रोस्टेड ओर मतलब जिंक ऑक्साइड, एंड कोक मतलब कार्बन, दोनों चीज़ें इसमें डालेंगे। यहाँ पे क्या है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। चार्जिंग डोर का मतलब होता है जहाँ से आप क्या करोगे, कोक और आपका जिंक ऑक्साइड मतलब रोस्टेड ओर, ठीक है, ये आपके दोनों चीज़ें यहाँ से चार्जिंग डोर से आप क्या करोगे, अंदर की तरफ डालोगे। जैसे ही आप अंदर की तरफ डालोगे तो यहाँ से हम कुछ गैसेस छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये जो है गैस के चैम्बर हैं, यहाँ से आपकी क्या हो रही है, गैस प्रोड्यूस हो रही हैं, ये प्रोड्यूसर है। तो यहाँ से क्या होंगी, सारी गैसेस अंदर आएंगी। जब गैसेस अंदर आती हैं तो ये जैसे जैसे रोस्टेड ओर और कोक अंदर गिरेगा, और टेम्परेचर हीटिंग जैकेट हम दे रहे हैं, तो वो बर्न्ड होगा। जैसे कि ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्शन आपको याद ही हो गई होगी अभी तक, जिंक निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। यही हो रहा था। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो नीचे आ जाएंगी रेसिड्यू के फॉर्म में, वो सारी नीचे जमा होती जाएंगी, उसको हम अलग निकालते जाएंगे। प्योर जिंक जो बन रही है, अब वो कहाँ से आएगी, हमने गैसेस जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो इम्प्योर गैसेस थी उसको निकालने के लिए भी हमने अलग से क्या हुआ है, बर्न गैसेस का एक रिलीज़ या ओपनर लगाया हुआ है, जिससे कि वहाँ से वो रिलीज़ हो जाएंगी। हीटिंग जैकेट दी हुई है, हीटिंग जैकेट जो क्या करेगी, एक दो काम रहेंगे। पहला तो हीटिंग इफेक्ट देना, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, प्लस फर्नेस फटे ना या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए ब्लास्ट वगैरह की, तो इसलिए हीटिंग जैकेट दोनों की तरह काम करेगी। एक
एक तो टेम्परेचर मेंटेन करेगी, प्लस कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो इस फर्नेस में, इसको भी मेंटेन करके रखेगी। तो ये हीटिंग जैकेट लगा दी है। साथ में यहाँ से ऊपर की तरफ ही हमने एक ओपनर बनाया है जिसको बोला जाता है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर जो रहेगा वो जितनी भी यहाँ पे जिंक होगी, अब रिएक्शन हो रही है जैसे जैसे हम यहाँ से, कुछ नहीं है, सिर्फ डायग्राम याद कर लो, बहुत सिंपल है। चार्जिंग डोर से जैसे कोक और जिंक ऑक्साइड को आप डालोगे, हीटिंग इफेक्ट होने के कारण कितने पे 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट होने के कारण तुरंत ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और जिंक के क्या बनने लगेंगे, वेपर्स बनेंगे। वेपर्स जो रहेंगे वो क्या होते हैं, नीचे नहीं आते, वेपर्स ठंडे होके सीधे यहाँ कंडेंसर में आ जाएंगे। ठीक है, कंडेंसर में आने के कारण क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब वेपर्स कूल्ड होंगे, कंडेंस्ड होंगे और उससे क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में आएंगे। लिक्विड फॉर्म में आने के कारण इसको, मतलब जिंक जब लिक्विड फॉर्म में होती है, मतलब जो जिंक बन रही है, वेपर जिसकी बन रही है, वो जब लिक्विड फॉर्म में होती है तो उसको हम बोलते हैं स्पेल्टर। तो जितनी भी जिंक यहाँ पे रहेगी वेपर्स के फॉर्म में आके ठंडी होती जाएगी, उसको बोला जाएगा स्पेल्टर, लिक्विड जिंक। और बाकी अगर इसमें मान लीजिए कोई गैस अगर आ भी जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई भी अदर गैस आ जाती है, इम्प्योर गैस, तो उसके लिए भी हमने ओपनिंग दी हुई है, तो वेस्ट गैसेस यहाँ से निकल जाएंगी। तो ये है आपका क्या, वर्टिकल रिटॉर्ट प्रोसेस। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, टेम्परेचर याद रखना है, रोस्टेड, और बाकी डायग्राम में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ की गई हैं वो है। अब इसके बाद जो सेकेंड मेथड थी हमारी, वो क्या थी, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो, है ना, जनरली। तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या करेंगे हम, रोस्टेड ओर लेंगे, आपका रोस्टेड ओर जो लिया जाता है, साथ में कोक लेंगे। ठीक है, इनको दोनों को, रोस्टेड ओर या मतलब रोस्टेड ओर जो रहेगा या कोक रहेगा, इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को मिलाएंगे डाइल्यूट H2SO4 में। डाइल्यूट H2SO4 मतलब आपका सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वो कैसा रहेगा, डाइल्यूट रहेगा। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें डिज़ोल्व करेंगे इस मटेरियल को। ठीक है, रोस्टेड और कोक को। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, दो मेथड बताई थी, कार्बन वाली थी, एक रिडक्शन वाली जिसमें आपका वर्टिकल रिटॉर्ट आता है। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड डिफरेंट है, रोस्टेड ओर लिया, कोक लिया, डाइल्यूट H2SO4 में डिज़ोल्व किया, इसमें कोई भी हीटिंग अभी हम नहीं दे रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, डाइल्यूट डिज़ोल्व जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, ZnSO4 बनता है, मतलब जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फाइड बन जाता है। इस जिंक सल्फाइड को क्या करते हैं हम, इस जिंक सल्फाइड में हम मिला देते हैं लाइम वाटर, जिससे क्या होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो क्या कर लेती हैं, PPT फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, और उस PPT को फिर हम क्या कर लेते हैं, फ़िल्टर करते हैं। इस PPT को हम फ़िल्टर कर लेते हैं, जिससे हमें प्योर हमारा जो होता है जिंक सल्फाइड मिल जाता है। अब इतना प्रोसेस हो गया, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में सबसे पहले क्या करना है, रोस्टेड और कोक लेना है, डाइल्यूट H2SO4 में डिज़ोल्व करना है, जिससे ZnSO4 बनेगा। ZnSO4 बनेगा तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, लाइम वाटर। लाइम वाटर मिलाने से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सेटल्ड हो जाएंगी, PPT प्रेसिपिटेट बना लेंगी और प्योर हमें ZnSO4 मिल जाएगा। अब इसके बाद ZnSO4, ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का तो होना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे, ZnSO4 को हम कहाँ यूज़ करते हैं, सेल हमने पढ़ा है, सेल में यूज़ करते हैं, तो हम सेल में इसका यूज़ करेंगे, सेल की तरह इसको यूज़ करेंगे, मतलब इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोलाइज्ड कैसे करेंगे, वही बीकर ले लिया, एक एनोड बना दी, एक कैथोड बना दी। एनोड बना दी आपने प्लेटिनम की, प्लेटिनम की क्या बना दी, एनोड। और हमें क्यों कर रहे हैं ये, हमें जिंक चाहिए ना, तो इसलिए ZnSO4 का हमने सेल में यूज़ किया था, सेल बनाई थी, वही सेल हम बना रहे हैं। और ये कैथोड हो गया। ठीक है, एनोड जितना भी रहेगा एनोड प्लेटिनम का बनेगा, कैथोड जो रहेगा वो एल्यूमिनियम का बनेगा। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन भर देंगे। सॉल्यूशन कौन सा भरेंगे, ZnSO4, क्योंकि हमें चाहिए जिंक।
ZnSO4 का सॉल्यूशन बना के ये सेल बना दी और इसको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करना स्टार्ट कर दिया। क्या होगा, जितनी भी जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती जाएगी इसमें, तो जितना भी जिंक रहेगा वो जिंक कहाँ होगा, कैथोड पे जाके एग्रीगेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जो सल्फ़र है SO4 है वो प्लेटिनम की इस पे प्लेटिनम पे जाके एग्रीगेट हो जाएगा। तो सारा जितना भी आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम मतलब कैथोड पे सारी आपकी क्या होगी, जिंक, प्योर जिंक, ठीक है। प्योर मतलब 99.4% लगभग, ठीक है। ये किस पे, एल्यूमिनियम पे जाके जमा हो जाएगी। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, कूल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एल्यूमिनियम का कम होता है जिंक के कंपैरिजन में। जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 60 समथिंग होता है, और इसका एल्यूमिनियम का जो होता है वो 400 समथिंग होता है। तो क्या होगा, इसीलिए क्या होती है, जिंक जो होती है पहले ठंडी होती है और उसके बाद एल्यूमिनियम होता है। तो इसलिए पूरा जिंक जो होगा वो हम कलेक्ट कर लेंगे। कूल करने के बाद 99.4% हमें प्योर जिंक यहाँ से ऑब्टेन्ड हो जाएगी। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। जैसा मैंने बताया है स्टेप वाइज अगर आप ड्रॉ करके लिख लोगे तो उससे ईजिली आपको रेक्टिफाई हो जाएगा। तो अब ये हमारे यहाँ पे जिंक कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे आयरन का एक्सट्रैक्शन।